नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में यातायात नियम होगा और भी सख्त। आज है बीपीएससी 69वीं पीटी की परीक्षा, इन बातों का रखें ध्यान। इन कामों को पूरा करने का आज है अंतिम मौका, वरना हो सकता है नुकसान। बिहार पुलिस में 24,269 पदों पर होगी भर्ती का ऐलान। युवराज सिंह ने किया दावा, वर्ल्ड कप 2023 में कौन 3 खिलाड़ी होंगे गेम चेंजर्स। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में ट्रेड अप्रेंटिस के 3,115 पदों पर भर्ती। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से ईस्टर्न रेलवे में 3,000 से ज्यादा अप्रेंटिसशिप के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट er.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ने 10वीं के साथ संबंधित ट्रेड में ITI, संबंधित ट्रेड में NCVT सर्टिफिकेट आदि प्राप्त किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी किए गए अधिसूचना को एक बार जरूर देख लें। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत यहां करे शिकायत। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा IPRD बिहार के माध्यम से एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि राज्य में सर्वसाधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में समाधान कराने के उद्देश्य से 5 जून 2016 से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू है, जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। बता दें कि इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम एवं सेवा के संबंध में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या ऐसा लाभ प्राप्त होने में हो रही देरी या विफलता के लिए शिकायत की जा सकती है। इसके लिए शिकायतकर्ता को अनुमंडल, जिला एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जाकर अथवा http://lokshikayat.bihar.gov.in पर जाकर परिवाद दायर कराना होगा। बता दें कि कोई भी नागरिक या नागरिकों के समूह के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जो बिल्कुल निःशुल्क होगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6284 पर कॉल करें या वेबसाइट https://lokshikayat.bihar.gov.in पर जानकारी प्राप्त करें। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मंडन धाम के बारे में। मंडन धाम सहरसा जिले के महिसी गांव में स्थित है। इसे 8वीं शताब्दी के महान विद्वान और दार्शनिक पंडित मंडन मिश्र की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। इस जगह से एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पंडित मंडन मिश्र ने अपनी पत्नी भारती के साथ मिलकर भारतीय दर्शन में बहुमूल्य योगदान दिया, जो आदि शंकराचार्य के वरिष्ठ समकालीन थे। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रचार हेतु मंडन से दार्शनिक शास्त्रार्थ हेतु महिसी का दौरा किया। मंडन धाम में ब्रह्मसिद्धि, मीमांसा, नुक्रमणिका और विधि विवेक जैसे कई बहुमूल्य पुस्तकें भी हैं, जिनकी रचना स्वयं मंडन ने की है। इस धाम में विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, खासकर दक्षिण भारत से लोग आते हैं। मंडन धाम विद्वानों की कर्म भूमि रही है और यहाँ आना जाना अपने आप में गौरव की बात होगी। आज है बीपीएससी 69वीं पीटी की परीक्षा, इन बातों का रखें ध्यान। आज यानी कि 30 सितंबर को बीपीएससी 69वीं की पीटी परीक्षा है, जिसके लिए राज्य के 31 जिला मुख्यालयों के 480 परीक्षा केंद्रों को तैयार किया गया है। मालूम हो कि यह परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जिसके अंतर्गत परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे से प्रवेश दिया जाएगा और 11 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश ई-एडमिट कार्ड एवं आधार कार्ड को आपस में मिलान कर ई-एडमिट कार्ड का बारकोड स्कैन कर और फोटोग्राफ का मिलान कर दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज ले जाने की मनाही होगी। इसके अलावा व्हाइटनर, इरेजर या ब्लेड के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। वहीं अगर किसी अभ्यर्थी को किसी तरह की अफवाह फैलाते हुए देखा जाता है तो उसे 5 साल के लिए आयोग में होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बिहार में बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने राज्य स्तर पर आयुष्मान भारत अभियान कार्यक्रम के तहत चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार को बिहार की राजधानी पटना के पटना सचिवालय के अधिवेशन भवन में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इसके अलावा प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक दिलीप कुमार को भी आयुष्मान भारत अभियान में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस दौरान चिकित्सा प्रभारी के द्वारा कहा गया कि बोधगया के लिए यह उपलब्धि हासिल करना बहुत ही गौरव की बात है। बिहार में यातायात नियम होगा और भी सख्त। राज्य में यातायात नियम में सुधार हो सके, इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं। बता दें कि इसी कड़ी में अब लहरिया कट वाहन चलाने वालों पर अब और भी सख्ती बरती जाएगी। मालूम हो कि ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा और साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के धाराओं के तहत उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दे दिया गया है। वहीं इस बारे में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा कहा गया है कि लगातार अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में इन वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारी के द्वारा सूची तैयार की जा रही है, जो हमेशा सड़कों पर लहरिया कट वाहन चलाते पाए जाते हैं, जिससे कि दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी होती है। इन कामों को पूरा करने का आज है अंतिम मौका, वरना हो सकता है नुकसान। आज सितंबर महीने का अंतिम दिन है और कल से नए महीने अक्टूबर की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में कुछ काम ऐसे हैं जो आपको आज किसी भी हालत में निपटा लेने बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको इसका नुकसान सहना पड़ सकता है। जिसमें से सबसे पहला काम 2000 रुपए के नोट को बैंकों में जाकर बदलवाना है। अगर आपके पास भी 2000 के नोट है तो आज ही उसे बैंक में जाकर जमा करवाने का अंतिम दिन है। अगर आज 2000 के नोट को बैंक में जमा नहीं कराया जाता है तो आपको ये नोट रद्दी के समान हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सरकारी योजनाओं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना समेत अन्य किसी योजना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास अपना आधार अपडेट करवाने का आज अंतिम मौका है। अगर यह काम आज नहीं किया जाता है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या निवेश पर रोक लग सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंक लॉकर लेने वाले ग्राहकों को नए एग्रीमेंट पर साइन करना जरूरी है। यदि आपका भी बैंक में लॉकर है तो फिर आपके पास भी आज बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने का अंतिम मौका है। वहीं इसके अलावा एफडी में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए भी एसबीआई की वीकेयर स्कीम में निवेश करने का आज आखिरी मौका है और साथ ही आज एलआईसी की धन वृद्धि प्लान भी बंद होने वाली है। बिहार पुलिस में 24,269 पदों पर होगी भर्ती का ऐलान। बीते दिन एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया गया कि अगले साल यानी कि वर्ष 2024 में बिहार पुलिस में विभिन्न रैंक के 24,269 पदों पर भर्ती के लिए बहाली निकलने वाली है। इसके लिए मुख्यालय की ओर से पदों को रिलीज करने के लिए गृह विभाग से स्वीकृति मांगी गई है। ऐसे में गृह और वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद बहाली का रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने रविवार को होने वाली सिपाही बहाली परीक्षा को लेकर कहा कि इस परीक्षा को लेकर सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा सहरसा, बेगूसराय और छपरा में कोचिंग मालिक समेत सॉल्वर गैंग चलाने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से एंटी जैमर, ब्लूटूथ समेत कई उपकरण मिले हैं। वहीं फिलहाल पुलिस के द्वारा इन गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाशी की जा रही है। एक हफ्ते पहले मिलेगी मौसमी बीमारियों की जानकारी। बहुत जल्दी बिहार के लोगों को मौसमी बीमारियों के बारे में एक हफ्ते पहले ही जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। दरअसल इसको लेकर राज्य में सरकार की मदद से बीमारियों के फैलने से एक सप्ताह पहले ही एक एडवाइजरी को जारी किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अगले 2 हफ्ते में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया जाएगा। मालूम हो कि पटना के मौसम विज्ञान केंद्र और एम्स के संयुक्त पहल पर राज्य में होने वाले मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एक खास पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। दरअसल एम्स के चिकित्सक और मौसमविदों के द्वारा किए गए अध्ययन से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि सूबे में बारिश की विशेष मात्रा और खास तरह के तापमान में मौसमी रोगों का प्रसार होता है। ऐसे में समय रहते ही पूर्वानुमान जारी कर दिया जाता है तो इससे लोगों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। इस बारे में मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि पूर्वानुमान के तौर पर एक बुलेटिन जारी किया जाएगा जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि बीमारी से बचाव के लिए क्या जरूरी है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गिरिजा प्रसाद कोइराला के बारे में। गिरिजा प्रसाद कोइराला का जन्म उनके पिता के निर्वासन जीवन के समय सहरसा, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। वो नेपाल के शीर्ष राजनेता और नेपाली कांग्रेस के पूर्वाध्यक्ष थे। वे 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। गिरिजा प्रसाद कोइराला का राजनीतिक सफर 6 दशक से भी ज्यादा लंबा रहा। नेपाल को माओवादी संघर्ष से निजात दिलाने और उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने में कोइराला ने अहम भूमिका निभाई। उनके करिश्मे की वजह से ही माओवादियों और 7 राजनीतिक दलों के बीच 12 सूत्री समझौते का खाका तैयार करना संभव हो सका और नेपाल
नेपाल में हिंसा के लंबे दौर की समाप्ति हुई। इस समझौते से ही नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ और देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये नेपाल के उन नेताओं में से थे जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे आजीवन भारत के साथ अच्छे संबंधों के पक्षधर रहे। तो 2015 को उन्हें मरणोपरांत नेपाल रत्न मान पदवी से सम्मानित किया गया, जो नेपाल सरकार द्वारा किसी नेपाली नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए जारी किया नया फरमान। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए एक और नया फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत अब अगर कोई शिक्षक स्कूल में तंबाकू या गुटखा खाते पकड़े जाते हैं तो शिक्षक पर विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके अलावा विभाग की ओर से गुप्त रूप से यह भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि कौन कौन ऐसे शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं जो स्कूल में भी तंबाकू या गुटखा का सेवन करते हैं। दरअसल पिछले दिनों कुछ जगहों पर निरीक्षण के दौरान ये देखा गया है कि कई शिक्षक और प्रधानाध्यापकों द्वारा गुटखा और तंबाकू का सेवन किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अशोभनीय था। इसी को देखते हुए विभाग की ओर से ये एक नया फरमान जारी किया गया है। राज्य के इन जिलों में होगी औषधीय और शुष्क बागवानी। राज्य में औषधीय पौधे और शुष्क बागवानी को बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर चौथे कृषि रोड मैप में फसल विविधीकरण योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है कि अब बहुत जल्द ही बिहार के कई जिलों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देशरी और कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए औषधीय और शुष्क बागवानी के पौधे उपलब्ध करवा के इनकी खेती की जाएगी। बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इसका लाभ डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत कराने वाले किसानों को ही दिया जाएगा। मालूम हो कि औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर का लाभ दिया जाएगा, जबकि शुष्क बागवानी के लिए प्रति हेक्टेयर का कुल लागत 50% या अधिकतम 50,000 रुपए लाभ दिए जाएंगे। बता दें कि जिन जिलों का चयन औषधीय पौधों की खेती के लिए किया गया है उनमें गया, जमुई, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, सहरसा, खगड़िया और वैशाली है। वहीं शुष्क बागवानी के लिए जिन जिलों का चयन किया गया है उनमें गया, मुंगेर, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिला शामिल है। ई रिक्शा से विष्णुपद इलाके में पहुंचे गया डीएम की ये अपील। बिहार के गया में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 14 अक्टूबर तक चलेगी। इसी बीच बीते दिन गया डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ई रिक्शा के माध्यम से चांद चौड़ा से विष्णुपद मेला क्षेत्र पहुंचे और फिर ई रिक्शा से ही वापस विष्णुपद से चांद चौड़ा की ओर से प्रस्थान हुए। इस दौरान उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि आप सभी अति विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति, वरीय पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी व्यक्ति, आप सभी तीर्थ यात्रियों के हित में तथा तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसे लेकर विष्णुपद क्षेत्र में ई रिक्शा के माध्यम से अथवा पैदल आवागमन करें, ताकि विष्णुपद क्षेत्र का परिधि पूरी तरह नो हॉर्न, नो व्हीकल जोन तथा नो पॉल्यूशन जोन बना रहे। उन्होंने बताया कि चांद चौड़ा से विष्णुपद एवं विष्णुपद से बंगाली आश्रम तक 3 शिफ्ट में 60 निःशुल्क ई रिक्शा रखा गया है। इसके अलावा प्रेतशिला पार्किंग पॉइंट से प्रेतशिला मंदिर तक अति बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के लिए भी पर्याप्त ई रिक्शा रखा गया है। वहीं गया रेलवे स्टेशन पर स्टेशन से किसी भी पिंड स्थल पर जाने के लिए इच्छा जाहिर करेंगे तो उन्हें निःशुल्क ई रिक्शा के माध्यम से परिवहन व्यवस्था दी जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया पिंडदान, ब्राह्मणों को परोसा भोजन। बीते दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ गया पहुंचे, जिसके बाद वे विशेष विमान से गया एयरपोर्ट से सीधे विष्णुपद मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने धूपगढ़ी के पास बैठकर विधि पूर्वक पिंडदान किया और पिंडदान के तहत फल्गु, विष्णुपद और अक्षयवट में सभी विधि विधान को संपन्न किया। बता दें कि यहाँ के विधि विधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के द्वारा विष्णु चरण पर पिंड अर्पित कर अपने पूर्वजों के स्वर्ग लोक की कामना की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहला मौका था जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पहुंचे थे। वहीं इस दौरान उपराष्ट्रपति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मणों को खुद भोजन परोसा गया और फिर उन्हें विष्णुपद के कार्यालय में श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी की समिति की ओर से उन्हें और उनकी पत्नी को विष्णु चरण, अंग वस्त्र और प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति ने मंदिर की व्यवस्था व पिंडदान की सराहना की। वहीं इसके बाद उपराष्ट्रपति राजगीर पहुंचे, जहां वे नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के दक्षिण के जिलों में बारिश की संभावना। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अब लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार आज से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को निजात मिलने वाली है। विभाग की माने तो लगभग 10 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि प्रदेश में मानसून की गतिविधि कमजोर रहने के कारण अधिकतम इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर
हल्की बूंदाबांदी देखी गई है। 30 सितंबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के दक्षिण के भाग में 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की पूरी संभावना है। वहीं 1 अक्टूबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही जमुई, नवादा, बांका और भागलपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है। लंदन की तरह बिहार की राजधानी में गंगा किनारे बनेगा फेरिस व्हील। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा पटना के सौंदर्यीकरण और विकास को लेकर कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक और काम जुड़ गया है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में गंगा किनारे सभ्यता द्वार के पास लंदन में थेम्स नदी के किनारे बने फेमस लंदन आई या मिलेनियम व्हील के तर्ज पर एक जायंट व्हील का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम पटना आई रखने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इसको लेकर बनाए गए प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है। मालूम हो कि इस जायंट व्हील की ऊंचाई 40 मीटर यानी कि लगभग 131 फीट होगी, जिसमें कुल 20 बॉक्स होंगे और उसमें एक साथ 160 लोग बैठ सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फेरिस व्हील के निर्माण पर करीब 47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इसके निर्माण की जिम्मेदारी बिहार राज्य रोड विकास निगम लिमिटेड को दी गई है। बेतिया में शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें इससे जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिश की जाती, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही। उल्टा शराब तस्कर आए दिन तस्करी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते हुए पाए जाते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के बुधवलिया पुल के पास का है, जहाँ से पुलिस के द्वारा यूपी से मोतिहारी की ओर ले जा रही पिकअप बोलेरो से 1964 पीस ATPM 353 लीटर 520 ग्राम के पैक बरामद किए गए हैं और साथ ही एक तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान नीतीश कुमार के रूप में की गई है। हालांकि इस दौरान कुछ शराब तस्कर भागने में भी सफल हो गए। वहीं फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा पकड़े गए शराब तस्कर से पूछताछ कर कांड अंकित करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर संजय झा का बयान। एक बार फिर से बिहार में दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से कहा जा रहा कि वे दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए धरने पर बैठेंगे, तो वहीं दूसरी ओर अब बिहार जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा कहा गया है कि दरभंगा में एम्स बनने का फैसला पहले मुख्यमंत्री का था। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार की ओर से बिहार में दूसरा एम्स बनाने का फैसला लिया गया तो कई जगह से डिमांड हो रही थी, लेकिन सीएम नीतीश ने दरभंगा में बनाने का निर्णय लिया तो विरोध किसका करेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है। उन्होंने केंद्र को 2 बार पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि सोबन बाईपास की जमीन एयरपोर्ट के नजदीक है, हाईवे से उसे जोड़ा जाएगा, ग्रीन फील्ड एरिया है और उसे मिट्टी भरकर हम लोग दे देंगे। अब जब NOC केंद्र सरकार देगी तभी तो काम आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से मिट्टी भराई कर दी जाएगी और कल अनुमति नहीं मिली तब क्या होगा। पहले तो प्रधानमंत्री जी को भी गुमराह कर दिए गए कि ये लोग एम्स बन गया, अब धरना देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से पहले वे NOC दिलवाएं। बरबीघा के विवाद के बाद लल्लन सिंह को लेकर अशोक चौधरी का बयान। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच बरबीघा को लेकर हुए विवाद के बाद बीते दिन अशोक चौधरी बरबीघा पहुंचे, जहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन और कई कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और खुद के बीच हुए विवाद से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए वहां मौजूद पत्रकारों को गिनते हुए कहने लगे कि आप 11 लोग हैं तो आप लोगों का भी दाना पानी चलना चाहिए ना। जब आप लोग कुछ सेंसेशनल दिखाइएगा नहीं, बताइएगा नहीं तो कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि लल्लन सिंह हमारे बड़े भाई हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मेरे लिए सर्वोपरि हैं। वो मुझे कहेंगे लेफ्ट जाओ तो हम लेफ्ट जाएंगे, राइट जाओ तो राइट जाएंगे। उन्होंने कहा कि विवाद मीडिया की उपज है, कुछ लोग नहीं चाहते कि लल्लन सिंह और मेरे में प्रेम रहे, मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है तो उनसे क्यों विवाद होगा। नीतीश के पीएम कैंडिडेट के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने किया अपना स्टैंड साफ। इन दिनों एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में सीएम नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात चर्चा में आ गई है। इसी को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी अपना स्टैंड साफ कर दिया गया है। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा एक ही स्टैंड है कि हमें एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है जिससे इस देश की 140 करोड़ लोगों में एक एक आदमी ये फील करे कि वह प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को सशक्त बनाना है, हमें किसी एक व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने पीएम बनने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पहले ही साफ कर दिया गया है कि उनका उद्देश्य केवल एनडीए को हराना है, उन्हें कोई पद नहीं चाहिए।
युवराज सिंह ने किया दावा, वर्ल्ड कप 2023 में कौन 3 खिलाड़ी होंगे गेम चेंजर्स। भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के द्वारा एक इवेंट में हर्षा भोगले और गौतम गंभीर के साथ बातचीत करते हुए यह दावा किया गया कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत के कौन से 3 खिलाड़ी असली गेम चेंजर्स होंगे, जो बिल्कुल चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत के लिए मेरे तरफ से 3 गेम चेंजर्स निश्चित रूप से बुमराह, जडेजा और मोहम्मद सिराज होंगे। वहीं जब गौतम गंभीर से 3 गेम चेंजर्स खिलाड़ी चुनने को कहा गया तो उन्होंने बुमराह, मोहम्मद सिराज और रोहित शर्मा को चुना। उन्होंने कहा कि मैंने रोहित शर्मा को इसलिए चुना है क्योंकि विकेट्स आपको ऐसी मिलने वाली है जहां आपको बहुत अच्छी बैटिंग विकेट्स मिलेगी और रोहित जिस तरह से फॉर्म में है, मुझे पूरा यकीन है वो काफी रन बनाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पर 1687 को कब्जा किया। विश्वनाथन आनंद ने 2003 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर रामलला, निर्मोही अखाड़े और वक्फ बोर्ड को एक-एक हिस्सा देने का फैसला 2010 में सुनाया। प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को वर्ष 2007 प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए 2009 में चुना गया। हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धा राम शर्मा का जन्म 1837 में हुआ। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार गुरुजाड़ा अप्पा राव का जन्म 1861 में हुआ। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 1922 में हुआ। भारतीय गायक शान का जन्म 1962 में हुआ। भारत की शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी दीपा मलिक का जन्म 1970 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार रामानंद चटर्जी का निधन 1943 में हुआ। भारतीय कवित्री एवं लेखिका सुमित्रा कुमारी सिन्हा का निधन 1994 में हुआ। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माधव राव सिंधिया का मैनपुरी में 2001 को वायुयान दुर्घटना में मौत हुई। वेलकम। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक नोटिस प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना 2023 के तहत युवाओं को मुफ्त लैपटॉप दे रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नोटिस नकली है। ऐसी कोई योजना भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नहीं चलाई जा रही। भूकंप आने से पहले एंड्रॉइड फोन करेगा अलर्ट। टेक दिग्गज गूगल के द्वारा अपने एक ब्लॉग में जानकारी देते हुए बताया गया है कि बहुत जल्दी आपके मोबाइल में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो आपको भूकंप के आने से पहले अलर्ट कर देगी। गूगल ने बताया कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए गूगल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर से कंसल्ट कर रहा है। गूगल के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार उसकी ये टेक्नोलॉजी भूकंप के झटके शुरू होने से पहले वार्निंग भेजने का काम करेगी। कंपनी के अनुसार यह सेवा आने वाले सप्ताह में एंड्रॉइड 5 और उसके बाद के संस्करणों में उपलब्ध कराई जाएगी। यह सिस्टम आपके फोन को एक मिनी अर्थक्वेक डिटेक्टर में बदल देता है। भूकंप अलर्ट सिस्टम फोन में मौजूद एक्सेलेरोमीटर का सिस्मोग्राफ की तरह इस्तेमाल करता है। जब आपको फोन चार्जिंग पर न लगा हो और हिलडुल न रहा हो तो वो भूकंप के शुरुआती संकेतों को पहचान सकता है। अगर कहीं फोन एक साथ भूकंप के झटके की पहचान करते हैं तो गूगल के सर्वर को पता लग जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। बीते दिन यानी कि 29 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि राष्ट्रपति के इसी मंजूरी के साथ यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल कानून बन गया है और अब इसे आधिकारिक तौर पर संविधान के 106वां संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। यानी कि अब इस बिल के कानून बनते ही लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो गई है। बता दें कि इस संबंध में भारत सरकार की ओर से गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कानून के बनने से अब लोकसभा के कुल 543 सीटों में से 33% यानी कि 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। मालूम हो कि आरक्षण का यह प्रावधान अगले 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा और फिर 15 वर्षों के बाद इसे बढ़ाने पर फैसला संसद को करना होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फोन पे। अगला सवाल, हाल ही में कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। अगला सवाल, बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए महामाया प्रसाद, ऑप्शन बी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन सी केबी सहाय, ऑप्शन डी केदार पांडे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महामाया प्रसाद। अगला सवाल, बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गया। अगला सवाल, अशोक के सिंह स्तंभ निम्न में से कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैशाली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, रामनवी मांझी, जीवन पासवान, धनंजय कुमार, रानी कुमारी, चंदन कुमार, मोहम्मद फहीम, रविशंकर, नन्नू गोलू कुमार, शिवम कुमार, राजकिशोर महतो, शिव कुमार, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सकीर हुसैन, प्रयाग सिंह, मोहम्मद असलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार वर्ल्ड कप 2023 की सबसे मजबूत क्रिकेट टीम कौन सी दिख रही है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।